feel the nervousness Yes. in all the other parties. Right at the moment with us, our very old friend, Mr. Hemant Kamble of the Maharashtra Navnirman Sena, बड़े दिनों के बाद हमारे साथ। हेमंत कामले साहब, नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। सर आज नवरात्र भी है, 7वां दिन है, आपको नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमंत कामले साहब, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हेमंत कामले साहब, नाउ व्हाट इज द स्ट्रेटजी सर, उसके बारे में जरा बताएं। यू आर नाउ सपोर्टिंग द एनडीए, हर जगह पर जाकर के राज साहब ने ये भी बोला है कि जितने भी एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो एनडीए का प्रचार करेंगे, और यू हैव बीन टोल्ड टू प्रिपेयर फॉर द असेंबली इलेक्शंस। हाउ डज दैट वर्क आउट सर, इसके बारे में कुछ बताइए सर प्लीज। See, Mr. Raj Thackeray has already declared his support, unconditional support to Mr. Narendra Modi. जी. So now we have already planning. Actually, we are giving them support, and they will include us. They will involve us in their election campaign. So now they are planning. उनकी सब जो प्लानिंग चल रही है उस हिसाब से जैसे हमें बताएंगे उस हिसाब से हम प्रचार करेंगे। हेमंत जी, मगर राज ठाकरे साहब पे जब कभी ऑपोजिशन का आलोचना होता है कि आपने पहले क्रिटिसाइज किया था, आप मोदी जी को हर मंच से क्रिटिसाइज किया था, और ऑपोजिशन स्पेशली उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी हमेशा कह रहे लाव थे वीडियो। अब तो नाना पटोले जी क्रिटिसाइज करते हैं, लाव थे वीडियो। अब वीडियो कहाँ है, कहाँ? तो आलोचना हो रहा है, राज ठाकरे साहब का आलोचना इन लोग कर रहे हैं कि एक जमाना था कि आप विरोध करते थे, अब आप पूरे ऑपोजिट 180 डिग्री टर्न ले लिए हो। हेमंत कामले साहब। प्रदीप जी, राजीव सर, हमने वीडियो का कभी ही उसको नकारा नहीं है। जो गुड़ी पड़वा की रैली उन्होंने भी उसमें कहा, रासर ने खुद कहा कि जब जो बातें गलत हुई वहां पर मैंने उसका विरोध किया है। अब देखिए कैसे ना कि हमारी जो देश की पॉलिटिक्स है तो हर 10-15 साल में उसमें बदलाव आता है जी। और पिछले 10 सालों से मोदी जी की जो सरकार चल रही है इसमें अपोजिशन की एक जो लीडरशिप उभरनी चाहिए थी वैसी कोई लीडरशिप उभर कर आई नहीं। देखिए 2018 में उन्होंने ऐसी कोशिश की थी राज ठाकरे ने कि सोनिया गांधी जी से मिले थे, उन्होंने कांग्रेस के ममता बनर्जी से मिले थे, और उनकी एक मंशा थी कि हम इनके खिलाफ एक ऐसे एक आवाज उठाएंगे या एक साथ मिलकर काम करें। लेकिन उस वक्त किसी ने भी इसके लिए जो सकारात्मक जो उनका रवैया चाहिए था वैसा नहीं था। ना तो मिस्टर शरद पवार का था, ना तो उद्धव ठाकरे जी का था महाराष्ट्र से, ना तो कांग्रेस से ऐसा कोई ओपनली सहयोग मिला। अब देखिए कैसे है कि ये जो अनकंडीशनल सपोर्ट जो दिया है उन्होंने, एक तो अनकंडीशनल बोला है, ना भी हमने कोई उनसे कोई राज्यसभा की जगह मांगे, ना कोई एमएलसी मांगे, ना कोई विधान परिषद मांगे, कुछ नहीं मांगा उनसे। हमने उनको सिर्फ इसके लिए सपोर्ट किया है कि जो भी मसले अभी जो चल रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि यूथ की बात की, यूथ की जॉब की बात है, या फिर आने वाले दिनों में हम जो भी है विस्तार से बात करेंगे, वो जैसे महिला सुरक्षा की बात है, किसानों के प्रॉब्लम्स है, या डेवलपमेंट के प्रॉब्लम है, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, फिर आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है। इन सब बातों पर हमने एक दौर फरमाया कि जैसे देखिए कि पिछले, अगर आप राजीव जी आप तो बड़े बहुत सालों से इसमें जर्नलिज्म में हो जी, और पॉलिटिक्स को बड़ी नजदीकी से आप देख रहे हैं, तो जब यहाँ पर कोई लीडरशिप ही नहीं है तो हम किसको सपोर्ट करें? ना तो हमारी तरफ महाविकास आघाड़ी ने हाथ फैलाया था या हाथ बढ़ाया था कि हम उनको सपोर्ट करें, और यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कोई ना कोई अलायंस में है, फिर वो महाविकास आघाड़ी हो या एनडीए आघाड़ी, महायुति हो और महाविकास आघाड़ी हो, तो कोई ना, हर एक पार्टी कोई ना कोई अलायंस में है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकेले ऐसे इलेक्शन लड़के ज्यादा से ज्यादा उसको कहीं ना कहीं
इनडायरेक्ट सपोर्ट होता था कि जो विरोधी के जो वोट से, तो वो वोट का जो पोलराइजेशन होता है उसका फायदा बीजेपी को मिलता, तो इनडायरेक्ट फायदा होने से अच्छा डायरेक्ट देते सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर ऐसे है कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि भाई महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई नेता नहीं था, जबकि राज साहब ने पूरी तरह एक बात क्लियर की कि इतने सालों में उनका जो भी जो लगाव था वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से था। इसके पहले के जो भी प्रमोद महाजन जी हो, भूपेंद्र मुंडे जी हो, या फिर अभी के विनोद तावड़े हो, आशीष शेलार हो, सब उनके भाजपा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था। तो राज साहब का जो भी जो पॉलिटिकल करियर है उसमें देखिए कि ज्यादातर उनका जो अलायंस रहा वो भारतीय जनता पार्टी से, तो कांग्रेस से ना तो उनसे कोई मेल जोल था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2018 में जो कैंपेन किया था लावरे वीडियो, और जो भी उनके मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो गलत जो डिसीजन थे उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था, और उन्होंने वो बात वो सभा में भी कही कि जहां जहां पर भी गलत हुआ मैंने बोला है और इसके आगे भी बोलूंगा। You know, Hemant ji, one of the most important things that Raj Sahab Thackeray said was, उन्होंने कहा कि I liked 3 or 4 decisions. One was Article 370, one was the construction of Ram Mandir or CAA. That was what Raj Sahab said. Raj Sahab इसलिए कहा कि वो बाला साहब ठाकरे साहब के साथ तभी थे when बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि मेरा एक ही सपना है आर्टिकल 370 और राम मंदिर किस प्रकार से एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं एक दिन में हासिल कर दूंगा। वो सेंटिमेंट्स उनके पास अटैच थे। आज राज साहब ने कहा कि वो पूरे 3 चीज जिस प्रकार से मोदी जी ने किया, आई एडमायर हिम बिकॉज ही हैज डन दैट व्हिच वाज इम्पॉसिबल, व्हिच नोबडी हैज डन इट। कैन यू एक्सपैंड ऑन दैट हेमंत जी? देखिए कैसे ना, राम मंदिर का जो मसला था तो इतने सालों से ये पेंडिंग था। मतलब मैं जहां तक समझता हूँ कि 1986 में पहले शुरू हुआ, उसके पहले भी शुरू था, लेकिन 1986 में वो टूल पकड़ा जिसका जो परिवर्तन हो गया कि आपके राम रथ यात्रा निकली, या फिर बाबरी का जो भी मसला हुआ जी। तो इतने सालों से जो जिस मसले पर इतने दंगे हुए, जो वो एक शांति से ये मसला सुलझ गया और राम मंदिर खड़ा हो गया। अब राम मंदिर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बात करने के लिए अब विकास पे बात करनी पड़ेगी। तो जो मसला इतने शांति से 370 हो, शांति से मसला सुलझ गया, या राम मंदिर हो, शांति से मसला सुलझ गया। अब देखिए राम मंदिर की बात हम इसके लिए कहते हैं ना कि शांति से सुलझ गया, इसलिए कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये मसले पे लोग इसलिए डरते थे डिसीजन लेने के लिए कि कहीं दंगे ना हो जाए, कोई मतलब जो फसाद न हो जाए, इसके लिए डरते थे ना। लेकिन ये शांति से मसला निपट गया। देखिए मैं कांग्रेस के या शिवसेना के जो लोग अब क्रिटिसाइज करते हैं डिसीजन को, तो मैं समझता हूँ कि हमारी राजनीति हमेशा ऐसी रही है, राज साहब की राजनीति ऐसी रही है कि जो बातें अच्छी है उसको अच्छी कहो, जो बातें बुरी है उसको क्रिटिसाइज करो, और वो उनका स्टैंड हमेशा कायम रहा है। अब मैं आपको एक याद दिलाता हूं कि एक जो ट्रिपल तलाक का जो मसला हुआ था 1984 या 85 में, 1985-84 में रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस ओर आना पड़ा, हिंदुत्व की ओर जाना पड़ा। वो था ट्रिपल तलाक का शाहबानो केस जी। देखिए उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने के बावजूद कोई सुमाना नहीं गया था, और वहीं से कहीं ना कहीं तूल पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति को। फिर उसके बाद राम जन्मभूमि का मसला आ गया, फिर राम रथ यात्रा हो गए। तो 1984 से लेके अब 91 या 97 ये पिछले, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये राजनीति तूल पकड़ी है। तो आज की तारीख में यहाँ पर जितने भी विरोधी दल है, तो आपको लगता है कि एक लीडरशिप जो खड़ी होनी चाहिए थे मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, कभी एनडीए आते तो कभी यूपीए। आप देखिए पिछले 20-30 साल का जो रिकॉर्ड है आप चेक करके देखिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए हमने सपोर्ट किया है कि जो बातें बन रही है, फिर हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो बाकी देशों के साथ जो काम चल रहा है, या फाइनेंशियल सेक्टर में अगर वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको अगर 5-10 साल दिए हैं और यहाँ पर ऐसी कोई भी लीडरशिप नहीं है, तो ऐसे वक्त पर अगर हम लीडरशिप चेंज करने की बात है तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड फ्रंट वाला मामला है वैसे होता है, और फिर से ये देश का कहीं ना कहीं नक्शा बिगड़ जाता है। नक्शा यहाँ पर जो बातें चल रही है वो कहीं ना बिगड़ती है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है।
सबसे पहली बात तो लीडरशिप में ये आप भी इस बात को मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो विरोधी के जो लीडर्स है, इसमें किसी में कोई इस तरह का कोalition नहीं है या उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हेमंत कामले साहब, शरद पवार साहब एक बात करते हैं जी जी, मेरी समझ में, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, यू मे नॉट लाइक व्हाट आई एम अबाउट टू से, yeah, मेरी समझ में इट इज द Yes. वाइजेस्ट मूव. What Mr. Raj Thakre has done is the wisest move. I know it will hurt a lot of egos within your party also. Everybody, there are a lot of people who only wanted to go alone. बोल रहे थे हम अकेले लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. लेकिन जिस प्रकार आज की तारीख में समीकरण बन चुके हैं, जैसा आपने बताया, दो अलायंस चल रही हैं और बाकी एक प्रकाश अंबेडकर जी हैं और बाकी इधर उधर के मायावती जी भी हैं वगैरह वगैरह. लेकिन एमएनएस का जो फ्यूचर है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो फ्यूचर है, वैसे भी यू आर अ राइट विंग पार्टी, वैसे भी यू आर अ हिंदुत्ववादी पार्टी. आपका जो नेचुरल अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है. लेट्स बी वेरी क्लियर. In fact, now what has happened is, this is my view, and I have been saying this now for a long time, even in Sahara I used to say that, कि अब ये क्लियर हो गया कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी राज ठाकरे साहब हैं. ऐसा मेरा मानना है. हेमंत कामले साहब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए प्लीज. नहीं, आपने एकदम सही फरमाया राजीव जी. देखिए कैसे है ना कि 50 सालों से 50 साल 1966 में शिवसेना का फॉर्मेशन हुआ जी. अब 1960 36 एंड दिस 24 almost 60 years passed and they struggle, they fight with Congress and incidentally अचानक आप कांग्रेस के साथ अलायंस करते हो. उद्धव ठाकरे जी या संजय राउत अगर ये बात कहते हैं कि भाई राज ठाकरे साहब पहले लावरे वीडियो कहते थे, अब मुझे एक बात बताइए, 2019 में जो घटना घटी कि 2019 में अपने अलायंस में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया और रिजल्ट आने के बाद पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन आपका अलायंस था, पोस्ट इलेक्शन आपको चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मिलती नहीं है, इसके लिए आप अलायंस तोड़ के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाते हैं. अब ये जो बात है, इसकी नींव जो शरद पवार जी ने डाली थी वो 2014 में डाली थी, जब ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो अलग अलग लड़े थे और उसके बाद उन्हें जो अनकंडीशनल सपोर्ट शरद पवार साहब ने जो दिया था भारतीय जनता पार्टी को जी, तो उसके बाद डर के मारे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी पावर में शामिल हो गए. अब उसके बाद आपने 5 साल आपने उसमें जो सत्ता के जो भी फायदे वो लिए और 2019 में आपने साथ में इलेक्शन लड़ा और 2019 को आपने अलायंस करके वो अलायंस तोड़ कर गए. तो जो बाला साहब ठाकरे के जो उत्तराधिकारी थे, जो सच में उत्तराधिकारी, आज आप ये राज ठाकरे ने प्रूव कर दिया कि हमारा नेशनल अलायंस है. उन्होंने ये बात पूरे मतलब उस सभा में कही थी कि मेरा जब कोई ये चलता था, मेरे डायलॉग चलते थे, मेरे जो एक नेचुरल मेरा इमोशनल जो अटैचमेंट था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तो हमने अनकंडीशनल उनको सपोर्ट किया. दुरुस्त बात. तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी है और उनको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं. आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो भी, आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा अलायंस है? देखिए सीट पर इनका जो बंटवारा ठीक से हो नहीं पाया है. वो भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस में भी कुछ चल रहा है कुछ सीट पर, लेकिन यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर आपके साथ थे, वो अलग लड़ रहे. तो इन सब बातों का तो इनडायरेक्टली फायदा तो भारतीय जनता पार्टी के, तो हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट किया उनको. और हेमंत कामले जी, जैसा प्रदीप जी ने अभी भी कहा, बाला साहब ठाकरे के 2 या 3 मुद्दे थे. मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज रिपील ऑफ आर्टिकल 370. मिस्टर मोदी हैज रिपील्ड आर्टिकल 370. नंबर 2, ban and criminalization of verbal triple talaq. Bala Saheb Thakre's pet subject. And number 3, uniform civil code. Uniform civil code is coming whether we like it or not. So in all these 3 things, Mr. Modi has actually done what Bala Saheb Thakre wanted a government, any government in Delhi to do. So when Raj Thakre aligns with him, I think he's actually taking Bala Saheb's ideas forward. Hemant Kamle Saab.
राइट, आपने एकदम सही फरमाया कि देखिए कैसे है ना कि ये जो ट्रिपल तलाक की बात हो जी। या राम जन्मभूमि की हो, 370 आर्टिकल 370 की बात हो जी। या कॉमन सिविल की कोड की बात हो, मैं तो कहता हूं कि मोदी जी को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी अभी जल्दी से लाना चाहिए। देखिए, जो बात देश के हित की हो इसको हम जरूर सपोर्ट करेंगे, और जिन बातों पर हमें जो गलत लगी तो वो गलत वहां पर उन्होंने उनके जो ऑब्जेक्शंस थे वो डिक्लेयर किए थे। जब पठानकोट में उनको लगा कि ये सही नहीं है तो उन्होंने बात कही थी वो, और ये कोई नकारने की बात नहीं है। तो इसके लिए उनको क्रिटिसाइज करना, जो क्रिटिसाइज करते तो उनको उनकी वो पॉलिटिकल क्रिटिसाइजिंग हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप बात करिए। हेमंत जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट ये नकली सेना है, ये नकली सेना है। उद्धव ठाकरे जी की जो सेना है वो नकली सेना है, असली सेना एकनाथ शिंदे जी का है, जो बाला साहब ठाकरे जी का विचारों को आगे लेके जा रहा है। इमीडिएटली नेक्स्ट डे अमित शाह जी सेड ये तो नकली शिवसेना है उद्धव जी का, और जो एनसीपी के जो शरद पवार जी के हैं वो भी नकली एनसीपी है, और आधा कांग्रेस, ये तीनों मिलके उनका कोई एजेंडा नहीं है। जो आप अभी बोल रहे थे कोई एजेंडा नहीं है, सभी एक साथ आए। तो हाउ डू यू सी बोथ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह जी कमेंट ऑन नकली सेना, नकली एनसीपी, आधा कांग्रेस? नहीं, देखिए कैसे है ना कि उन्होंने जो शिवसेना पर नकली शिवसेना इसलिए कहा है क्योंकि वो अपने विचारों से हट गए कहीं ना कहीं। बाला साहब जो विचार थे उनसे वो हट गए हैं, और एकनाथ शिंदे ने उन्होंने जो अलायंस किया उनके साथ या जो भी किया भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने तो साथ में अलायंस में इलेक्शन लड़ा था ना जी। तो जो भी मैंडेट मिला था 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिला था। तो मुझे लगता है अगर उनको गद्दार कहा जाता है, उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे हो, संजय राउत उनको गद्दार कहता है, तो उद्धव ठाकरे जी ने भी तो 90 लाख जो वोट उनको मिले थे शिवसेना को, उनसे गद्दारी की है। या 1,31,00,000 जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे उनमें शिवसेना के वोट थे, और शिवसेना के जो वोट है उसमें भारतीय जनता पार्टी। तो वो जो 2,21,00,000 वोट थे 2019 के, उन सबके साथ गद्दारी तो शिवसेना ने की थी ना, मतलब उद्धव ठाकरे जी ने की थी ना। आप उनको गद्दार कहते हो कि आपने 2,21,00,000 लोगों का कंसेंट लिया था कि हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हो? क्योंकि आपको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट नहीं मिली इसलिए? क्या आपने महाराष्ट्र को निधि नहीं मिला इसके लिए आपने पार्टी चेंज की थी या अलायंस तोड़ा था? क्या महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस रुका था या इंडस्ट्रीज जो बाहर जाती उसके लिए आपने उनका ये किया था, प्रोटेस्ट किया था? नहीं किया था। क्या महाराष्ट्र में रोजगार नहीं मिलता इसके लिए आपने प्रोटेस्ट किया था? नहीं किया था। क्या आपने महाराष्ट्र में जो फार्मर्स की आत्महत्या होती है वो रुकती नहीं है, उनके लिए कोई एक प्रॉपर प्लान नहीं बन रहा है या कोई कॉन्क्रीट उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपने अलायंस तोड़ा था? तो नहीं तोड़ा था। आपने सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए या आपको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नहीं मिलती इसके लिए अलायंस तोड़ा था ना। तो कहीं ना कहीं इनको नकली, मतलब इनके पास कोई एजेंडा नहीं। शरद पवार जी के पास क्या एजेंडा है या उद्धव ठाकरे जी के पास एजेंडा क्या है? आप हर सभा में जाके बात क्या करते हैं? गद्दार ओके, आपको नई बात करनी पड़ेगी, आपको डेवलपमेंट की बात करनी है। आप खुद चीफ मिनिस्टर थे, कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आया? या आदित्य ठाकरे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे या टूरिज्म मिनिस्टर थे, तो कितनी पॉलिसीज आपने बनाई टूरिज्म के लिए? जबकि महाराष्ट्र में टूरिज्म के लिए इतना सारा पोटेंशियल है, तो आपने कौन सी पॉलिसी बनाई या कौन से प्रोजेक्ट लेके आए? या ऐसे कौन से प्रोजेक्ट आपने एक पेंगुइन का यहाँ पर जो जिजामाता उद्यान में जो किया उसके बावजूद ऐसा कोई दिखा नहीं। तो आपको बात करते समय आपकी जो भी है सीटें बचानी है, आपकी पार्टी बचानी है, इसके लिए जो आपकी जो चल रही है कोशिश वो कर लीजिए। तो हेमंत कामले साहब अब आगे क्या ये बताएं सर, क्योंकि अभी यू विल बी इन्वॉल्वड इन कैंपेनिंग। आगे क्या होता है जी, यू विल बी इन्वॉल्वड इन कैंपेनिंग फॉर लोकसभा के लिए आप कैंपेनिंग करेंगे, फिर असेंबली इलेक्शन में क्या होगा? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज आई थिंक दैट्स वेयर वी विल कम टू नो एग्जैक्टली वेयर वी स्टैंड। सर देखिए कैसे है ना, 4 जून के इसके रिजल्ट आएंगे लोकसभा के, और उसके बाद महाराष्ट्र का नहीं देश का पूरा जो भी फ्यूचर या जो भी एक कैनवास ओपन होगा, और तब आपको पता चलेगा। लेकिन गुड़ी पाड़वा के सभा में ही राज साहब ने बोल दिया हमारे कार्यकर्ताओं पर, सब पदाधिकारियों को कि आप विधानसभा की तैयारी में लग जाओ। तो हमारी तो तैयारी 365 दिन चलती है। लोगों के लिए जो रास्ते पर उतर कर काम करना है वो हम कर रहे हैं।
उसके बावजूद जो कार्यकर्ता या बूथ लेवल पर जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम शुरू है, तो विधानसभा की तरफ हम रुख कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो लोकसभा में जो भी अनकंडीशनल सपोर्ट है तो उस हिसाब से कैंपेनिंग करेंगे। हेमंत जी, पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत चर्चा था कि जब सब लोग वो कह रहे कि एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे साहब के विचार को आगे लेके जा रहे हैं, तो सबको ऐसे लगा था और टॉक भी था कि राज साहब ठाकरे विल बी द चेयरपर्सन ऑफ एकनाथ शिंदे जी सेना, यानी अध्यक्ष वो रहेंगे। ऐसे कुछ चर्चा चल रहे थे। हो सकता है बिकॉज दोनों, अगर बाला साहब ठाकरे जी के विचार दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए, इसलिए चर्चा चल रहा था कि राज साहब विल बी द पार्टी प्रेसिडेंट। Was any talk like that ever happened there? नहीं, ये देखिए प्रदीप जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो पार्टी को आपने 18 साल से संभाला और आपने और गुड़ी पाड़वा की पूरी सभा सुनी होगी, तो जिस पार्टी को हमने सींचा है, हमारे खून पसीने से सींचा है, इतनी मेहनत से हमारी जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की इंजन निशानी है उसको कमाया है हमने, मुझे नहीं कहा, तो उस पार्टी की निशानी छोड़कर हम शिवसेना, उनका तो सपना ही नहीं था ना कि ये पार्टी तोड़कर मैं मेरी उस पार्टी पर कब्जा जमाऊं। वो तो कभी कर चुके होते। तभी उनके पास 30 से 35 एमएलए आए थे, 6, 7 या 8, 10 जो भी एमपी आए थे। उनको अगर करना था, अगर वो बाला साहब तो तभी वहां पर थे, उनको उनके जब वो जीते जाते थे तभी उनको दुख नहीं देना है और अभी भी दुख नहीं देना है। हमने शिवसेना तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तोड़ने की कोशिश कर चुके, तोड़ चुके हैं। जब हमारे 7 कॉर्पोरेटर थे तब तोड़े थे। तब क्या किया था उद्धव ठाकरे जी ने? आज उद्धव ठाकरे जी को वो दुख पता चलता होगा जब आपके 40 एमएलए आपको छोड़कर गए। और ये जो देखिए 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने ये पार्टी तोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं रखा था आपके, या फिर ईडी का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ये आइडिया शिवसेना ने दिखाया कि पार्टी तोड़ी जाती है और इस तरह से एक कोई पार्टी खत्म की जाती है। तो ये पार्टियां तोड़ने का आइडिया तो शिवसेना ने दिया है और इसके महागुरु तो शरद पवार जी है। सर रैंक एंड फाइल जो है, इतिहास निकाल के देखिए। जी दुरुस्त बात नहीं, ये भारत का इतिहास है। इसमें पहली बार जो घटना हुई थी ना, ये पार्टी तोड़ने की है और एमएलए अलग लेके पार्टी बनाने की, ये तो कब हुई थी राजीव जी? तो शरद पवार जी उसके सूत्रधार, शरद पवार जी इसके महामेरु है जी, सूत्रधार है और इन्होंने सबको मार्ग दिखाया कि ऐसे पार्टी तोड़ी जाती है। तो अभी उनको कोई कंप्लेंट करने का अधिकार ही नहीं है। तो हेमंत कामले साहब, जो कार्यकर्ता है एमएनएस का, जो टोटल बिल्कुल लॉयलिस्ट है राज साहब का, राज ठाकरे जी का, अमित ठाकरे जी का, शालिनी ठाकरे जी का, तो उनके मन में इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो? क्योंकि राज साहब ने निर्णय ले लिया, निर्णय हो गया, मानते हैं, लेकिन अंदर क्या सोच रहे हैं वो जरा बताएं। देखिए कैसे है ना कि हमेशा जो सत्ता में पार्टी होती है उसके खिलाफ कोई ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है और लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं एक क्रोध होता है। तो पार्टी जो भी कार्यकर्ता एक पर्टिकुलर लेवल पर सोचता नहीं है। कार्यकर्ता इमोशनल होता है और राजनीति जो है प्रैक्टिकल होकर करनी पड़ती है। तो ऐसे कोई क्रोध या ऐसे कोई है नहीं। यहाँ पर पार्टी ऐसे ही चलते हैं, जब राज साहब कोई डिसीजन लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि आप राजनीति के अच्छे विश्लेषक हो, अभ्यास करते हो, आपको अच्छी तरह नॉलेज है कि ये हमारा डिसीजन आने वाले फ्यूचर के लिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसके लिए कार्यकर्ता में ऐसी कोई, उनके मन में कोई दुविधा नहीं है। जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है वो अपनी डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर कैंपेनिंग में शामिल होंगे और हम आने वाली जो विधानसभा के इलेक्शंस है उसकी पूरी तैयारी में लग चुके हैं। Right, Hemant Kamble साहब, thank you very much for joining us and congratulations to you. I think it's a very practical decision and it's a very good decision keeping your eye on the future of the party, I think. Thank you. नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सर। जय भवानी, जय महाराष्ट्र। Well, I don't think Raj Thakre had any other choice actually speaking. Otherwise, he would have been a completely fantastic isolated. choice. I mean, you can see what's happening in politics and especially Maharashtra politics and MVA politics जिस प्रकार से चल रहा था। प्रदीप जी, नरेंद्र मोदी जी के लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती थी और राज ठाकरे जी के लिए भी इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती थी।
याद रखें, उद्धव ठाकरे साहब दूसरी तरफ हैं, अभी पाले के दूसरी तरफ हैं। इस तरफ आपके पास एकनाथ शिंदे हैं और एकनाथ शिंदे साहब को कंट्रोल करने के लिए यहां पर राज ठाकरे हैं। असली ठाकरे आपके साथ है, याद रख लीजिए। मोदी जी का काम जो है वो बहुत आसान हो गया है। दोनों तरफ अब मोदी जी के पास चॉइस है किसको बढ़ावा देना है, किसको नहीं देना है। बिकॉज डू रिमेंबर, MNS, Maharashtra Navnirman Sena, and Raj Thackeray is the actual Thackeray. Let's be very clear. We've been saying it right from day one. All his mannerisms, all his way of speaking, his voice, everything is Balasaheb Thackeray's. In fact, his ideas are also Balasaheb Thackeray's. So, I think he saved his party, very frankly speaking. Otherwise, his party really and truly was looking at complete isolation. I mean, they're nowhere to go. Let's be very clear. With this, they have a future. That's what I think. Yes. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप चैनल को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, नहीं पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक मत करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो जो घंटी बज रही है ना, मतलब वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। It's your channel. Do remember that. It is absolutely your channel. और प्रदीप जी और मैं हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके सामने हर विषय का हर पहलू रखा जाए। That's it. फिलहाल नेशन नाउ में सिर्फ इतना ही। आप अपने कमेंट्स भी भेजते रहें। We'll try and take them as soon as possible. आपके ढेर सारे कमेंट्स आए हैं। We'll try and take them either tomorrow or day after. आपको मिलते हैं हम लोग कल यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।